नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कोरोना संकट से जूझ रहे गरीबों को नवंबर तक मिलने वाले मुफ्त राशन की योजना के आगे बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। यानी मुफ्त राशन की ये योजना 30 नवंबर के बाद नहीं चलेगी। खाद्य मंत्रालय के पास फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, इसीलिए मुफ्त राशन देने की योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी गोदामों में पर्याप्त अनाज है, जिसके लिए खुले बाजार की बिक्री योजना भी इस साल बहुत अच्छी चल रही है। व्यापारिक प्रतिष्ठान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अनाज की पर्याप्त मांग है। दरअसल कोरोना के चलते उत्पन्न संकट में गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चालू की, जो 30 नवंबर तक चलनी है। इसके तहत देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। योजना में प्रत्येक उपभोक्ता को 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। यह राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है। इस योजना का ऐलान पिछले साल मार्च में किया गया था, जिसे अप्रैल से जून 2020 तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत चिन्हित 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज का वितरण किया। राशन की दुकानों से वितरित खाद्यान्न के अतिरिक्त इन अनाजों का वितरण किया गया। घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार OMSS के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं की आपूर्ति करती है। क्या है पीएम गरीब कल्याण योजना? कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 80 करोड़ जरूरतमंद जनता को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन गरीबों को मिला जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिक, जैसे कि सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता दी गई। सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था, जिसे बाद में कई मौक़ों पर बढ़ाया गया। फिर इसे दिवाली तक बढ़ाने का फैसला किया गया। हालांकि अब सरकार ने कहा है कि इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। किसे मिलता है इस योजना का लाभ? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम दर्ज हैं, उसी हिसाब से सभी को 5-5 किलो अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। मान लीजिए कि राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो सभी को 5-5 किलो यानी कुल 20 किलो अनाज मिलेगा। यह अनाज आपको हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा। आप जिस सरकारी राशन दुकान से अपना अनाज लेते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला अनाज भी वहीं से मिलेगा। वहीं इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना 6 महीने के लिए मई 2022 तक बढ़ा दी है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना को विस्तार दिया जाए। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। वहीं दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है। दिल्ली में उचित मूल्य की 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। 17,77,000 राशन कार्ड धारक हैं और 72,78,000 लाभार्थी हैं।
एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं, करीब 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ। $19.4 करोड़ परिवारों को हर महीने 1 किलो चना मुफ्त। 20 करोड़ जनधन खातों में कैश दिया गया। तीन करोड़ वृद्ध, गरीब, विधवा और दिव्यांगों को कैश दिया गया। $20,97,00,000 रुपए का था प्रोत्साहन पैकेज। एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं, करीब 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है अब तक। 19.4 करोड़ परिवारों को हर महीने 1 किलो चना मुफ्त। 20 करोड़ जनधन खातों में कैश दिया गया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा बीजेपी से और डॉक्टर वरुण पुरोहित कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है एएनबी पर राष्ट्रधर्म में। सबसे पहला सवाल वरुण पुरोहित जी आपसे कि ये जो योजना चल रही है, अब लगातार जिस तरह केरल से और महाराष्ट्र से भी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और एक ऐसा दौर अभी नहीं आया है, एक जो महानता का वर्तमान है उसको अभी निरंतर रहना चाहिए, क्योंकि अगर गरीब को कहीं दिक्कत आई तो फिर ऐसी स्थिति नहीं है कि बाजार बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, उठ गया है, तो कहीं अभी इसको चालू रखना चाहिए। आपका क्या मानना है इस विषय में? पार्टी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसीलिए लाई थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे, बीपीएल परिवार थे, उनको लगातार सहायता होती जाए। अभी जो 7 साल से लोकतंत्र को मूर्ख तंत्र बनाने का जो प्रक्रिया चल रही है, उसके अंतर्गत ये चीज को इन्होंने, आप देखिए 80 करोड़ 81 करोड़ बीपीएल में 20 करोड़ आदमी इन्होंने बीपीएल बढ़ा दिए, गरीब कर दिया आम आदमी को। आज महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण से लोग त्रस्त हैं, लेकिन इनके राक्षसी मनोवृत्ति इनकी दूर नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी कंपनी सरकार जो केंद्र में राज कर रही है, आप मुझे बताइए क्यों अभी तीसरी लहर की तो बातें सारी टीवी चैनल्स पर आ रही हैं। आज ही मैं देख रहा था एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब कह रहे थे भाई पॉल्यूशन से फिर बढ़ सकता है, ये सारा कोरोना फिर आ सकता है। रूस की, यूके की, चाइना का, WHO का हाल बुरा हो रहा है, फिर ये इसको क्यों बंद करना चाह रहे हैं भाई योजना को? ऑलरेडी आदमी मानसिक आर्थिक रूप से आम आदमी की कमर तोड़ चुके नोटबंदी के बाद से अब तक। उसके बाद भी इनको ये लग रहा है कि अभी वोटों की राजनीति करनी है, कभी पेट्रोल बढ़ा देंगे 100 रुपए फिर 20 रुपए, जैसे व्यापारिक सोच इन लोगों की जो है, जैसे डिस्काउंट ऑफर करती है दुकानें, 100 रुपए बढ़ा देती है फिर कहती है 20% डिस्काउंट पे ले जाओ, वो इनकी मनोवृत्ति। सामाजिक सोच तो है ही नहीं इन लोगों का। आम जनता बुरी तरह त्रस्त है, इनको इस योजना को कंटिन्यू करना चाहिए जो कांग्रेस सरकार 2000 एक्ट बना के लाई थी। खाद्य सुरक्षा हर आदमी की होनी चाहिए और इनका जोर होना चाहिए। जो इन्होंने 20-22 करोड़ आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन धकेल दिए, उनको वापस उस लाइन से ऊपर लाए बीपीएल से, और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। बिल्कुल राहुल जी, ये जो महानता का वर्तमान है इस निरंतर रहना चाहिए। गरीब के संग बड़ी दिक्कतें हैं, इधर से ढकता है तो उधर से उघड़ जाता है, उधर से ढकता है तो इधर से उघड़ जाता है। पेट्रोल कम हुआ तो अब राशन बंद हो गया, अब राशन चालू होगा तो कुछ और बंद हो जाएगा। कभी उसके जीवन में भी ऐसी एक निरंतरता रहनी चाहिए कि उसको सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हो जाएं कि वो अपना जीवन यापन कर सके विषम परिस्थितियों में। आपका क्या मानना है? देखिए चंद्रशेखर जी, सरकार को अपने इस निर्णय पर जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। जिन परिस्थितियों में, हालांकि हमें याद है कि मार्च 2020 में इसको लाया गया था और केवल कुछ महीने के लिए लाया गया था, लेकिन जब सरकार ने बार बार देखा कि अभी वैसी परिस्थितियां नहीं है कि इसको बंद किया जाए, तो हमें नहीं लग रहा कि अभी भी कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है, हमारी अर्थव्यवस्था ने ऐसी कोई बड़ी छलांग लगा दी है। आज के समय में भी लोग भारी संख्या में बेरोजगार हैं,
या जो रोजगार में भी हैं तो उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी काफी घटी हुई है, उनके वेतन भत्ते घटे हुए हैं। सरकार को जो जीएसटी के आंकड़े दिख रहे हैं तो जरूर ये चीजें हुई कि संगठित क्षेत्र को कुछ अब लाभ की स्थिति में दिख रहा है, लेकिन अभी भी असंगठित क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से बर्बाद स्थिति में है। तो अर्थव्यवस्था मैं तो ये कहूंगा कि आप देख लीजिए कि स्थिति क्या थी। कोरोना काल से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था बड़ी गड़बड़ स्थिति में थी। मुझे अभी भी याद है सितंबर 2016 जब प्रथम तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं सरकार के समय में उसमें 9.2% के ग्रोथ रेट पे जुड़ी हुई थी, और उसके बाद से लगातार हर तिमाही कोरोना काल से पहले तक वो गिर रही थी। अभी आपको जीडीपी के ग्रोथ रेट के आंकड़े जरूर सुंदर दिखते हैं। वो सुंदर इसलिए दिखते हैं कि पिछले साल वो काफी गड्ढे में था, -25% की जगह पे था। तो जब आप -25% से तुलना कर रहे हैं तो इसलिए वो पॉजिटिव में वो आंकड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में देश की अर्थव्यवस्था अभी भी बुरे हालत में है, और ऐसे स्थिति में इस योजना को अभी वापस लेने का कोई तुक नहीं है। और चंद्रशेखर जी, जो एक चीज जो आपने कही, मैं उसके तरफ भी ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि कहीं दो निर्णय सरकार के एक साथ दिख रहे हैं। एक तरफ तो सरकार जो है कि वो लोगों को डीजल और पेट्रोल में राहत देते हुए दिख रही है, लेकिन जब सरकार डीजल और पेट्रोल में राहत दे रही है तो फिर ये दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना जो है, ये जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी जो काफी ज्यादा गरीबों को एक तरह से उनके न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी, उसको सरकार वापस ले रही है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार को एक तरह से जो छूट उधर देने में जो खर्च हो रही है उसकी भरपाई सरकार इस योजना के माध्यम से कर रही है? क्योंकि खुद एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त के महीने में कहा था कि पिछले वर्ष में इस पूरे योजना को अगस्त तक संपादित करने में उनके 2 लाख करोड़ के बजट खर्च हुए थे। तो मैं तो देख रहा हूं कि 2 लाख करोड़, लेकिन अगर एक साल के आधार पर जो सरकार का इसका खर्च हो रहा है वो आपका 1 लाख करोड़ के आसपास का खर्च हो रहा है। तो जबकि सरकार को बचत जो होगा, जो पूरे तेल के मामले से बचत है, वो एक तरह से उसमें उतनी ज्यादा खर्च नहीं हो रही है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। अगर सरकार ने उस कारण से ऐसा कोई निर्णय लिया है तो उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनना चाहूंगा कि वो क्या कहना चाह रहा है इस मामले में। यही हम उनसे पूछ लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री जो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री है और पूरे देश में आपका जो एक चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी इस योजना को होली तक सुचारू किया है, निरंतर किया है। तो जब ये सब हो रहा है तो फिर देश का गरीब वंचित क्यों? जब उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मिल सकता है तो बाकी देश को क्यों नहीं? अभी आप भी जवाब देंगे तब पता चल जाएगा। स्थितियां उतनी ज़्यादा सुधरी नहीं है जितनी सुधरने की संभावना थी। सर्वप्रथम आज भैया दूज है, मैं आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, सभी भाई बहनों को। जी भाई, 2 अलग चीजें। एक ही राशन तो 9 महीने पिछले साल दिया गया था, 9 महीने इस साल। दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत राशन कार्ड पर राशन दिया जाता है। 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार कंट्रीब्यूशन है, केंद्र सरकार की तरफ से ये दिया जाता है। और जो राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये कंटिन्यू था, कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहेगा। टेम्परेरी जब कोविड काल था, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम जो लॉकडाउन की वजह से कम हो गए थे, बंद हो गए थे, उसकी वजह से एक स्पेशल पैकेज 9 महीने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उसको दिवाली तक एक्सटेंड किया गया था। अभी भी अब राज्य स्तर पे राज्य सरकारें निर्णय ले रही हैं। यूपी ने निर्णय लिया है कि हम अपने यहाँ पे उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। सरकार कर सकती है। 450 लाख मीट्रिक टन अनाज इसमें राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुका है। इतनी बड़ी ये योजना थी, अच्छी नियत योजना बनाई गई। ये कोई परमानेंट योजना नहीं थी। परमानेंट योजना लागू है और लागू रहेगी। मिनिमम प्राइस पे उसमें गेहूं और चावल दिए जा रहे हैं, लगातार गरीब लोगों को मिलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं। और हमने तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाया है, और सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के लोग जो मुंबई, दिल्ली या अन्य राज्यों में या अन्य शहरों में रहते हैं, 1 राशन 1 नेशन के तहत उनको फायदा मिल रहा है और कहीं भी वो राशन ले सकते हैं। दुखद रूप से दिल्ली में जो दिल्ली सरकार ने परेशानी क्रिएट की, इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, धीरे धीरे वहां पे भी इम्प्लीमेंट होगा। तो ये किसी भी तरीके से इसको कहना कि राशन को बंद किया जा रहा है, पेट्रोलियम पे सब्सिडी दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेट्रोलियम पे सब्सिडी एक अलग चीज है, पेट्रोलियम के जो प्राइस गिराए गए हैं एक्साइज को कम करके, वो एक अलग चीज है। और हमारी राज्य सरकारों ने भी वैट को कम किया है। दुखद रूप से कांग्रेस वहां पे भी चुप है। कांग्रेस हल्ला मचा रही थी, प्राइस बढ़ा हुआ है, जबकि हम सभी जानते हैं
ज्यादातर पैसा राज्य सरकारों को जाता है पेट्रोलियम पे। मैं आपको फिर बता दूं, ज्यादातर 24 से 25 रुपए वैट चार्ज करते हैं और 42% एक्साइज का हिस्सा जो केंद्र सरकार से उनको मिलता है, मतलब 24 से 25 रुपए सीधा वैट, कई राज्य उससे भी ज्यादा ले रहे हैं, और 12 से 13 रुपए उनको कम से कम एक्साइज से मिलता है। तो 35-36 से लेके 40-42 रुपए तक राज्यों को मिल रहा है। कांग्रेस के राज्य उम्मीद बिल्कुल वरुण पुरोहित जी जब उपचुनाव होते हैं, जवाब दीजिएगा आप, एक एक करके बारी बारी से जवाब लेते हैं खेमचंद जी। वरुण पुरोहित जी, एक सवाल है जिसका राहुल जी से, खेमचंद जी से जवाब लेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं। जब बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वयं कहता है, जब उपचुनाव के परिणाम आते हैं तब कहता है कि महंगाई से चुनाव हारे हैं, तब लगता नहीं है कि इस चर्चा पे विमर्श होना चाहिए? तब लगता नहीं है कि गरीब के हितों पे चर्चा होनी चाहिए? तब लगता है कि 10 रुपये पेट्रोल घटाया तो फिर ये भी निरंतर होना चाहिए, क्योंकि स्थितियां ऐसी नहीं है जैसी कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, इनके भारतीय जनता पार्टी के बाद एक धूर्त ब्रेन बैंक है। आप चुनाव हारते इनके करंट लगा और इन्होंने जो पेट्रोल और डीजल की कम करी है रेट, अभी हल्ला मचाने लग गए। आज से सरकार में ये है, आंदोलन ये कर रहे हैं। आप बीच में मत बोलो, मैंने नहीं बोला आपके बीच में। तो वैट मिल रहा है आपको, क्यों नहीं कम कर रहे हैं? धूर्त ब्रेन बैंक है। आप आज आंदोलन कर रहे हो, सत्ता में बैठे हो 8 साल से। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या आपकी राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डीजल और पेट्रोल पे नहीं मिल रहा है? क्यों कम नहीं करते? उसके आपने 265 रुपए की राजनीति करते हो, गलत राजनीति करते हो, जनता का शोषण करने वाली राजनीति करते हो, और आप अभी भी और सिस्टम है, राशन कार्ड जो दिया जाता है वो कंटिन्यू है, और हमारी राज्य सरकार उसको कर सकती है। तो आप पंजाब जनता का शोषण कर रहे हो, राजनीति मनोवृत्ति है, जनता का खून पी रहे हो, आप दूसरे को बोलने नहीं देते हो। आपके अंदर लोकतांत्रिक सोच नहीं है। आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। आप अपनी सच्चाई सुनने का मानता नहीं है। वरुण जी जनता बोल नहीं सके आपके बीच में। हंसी आती है। चंद्रशेखर जी, इनको मना करिए, नहीं तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। वरुण जी, खेमचंद जी, देखिए एक एक करके अगर अपन उत्तर और सवाल बराबर नहीं करेंगे तो फिर ये ठीक बात नहीं है। बीजेपी में पास कर रहे हैं, और जबकि ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। ये मानवता नहीं है इनमें। मानवता होती तो सच्चाई सुनते। आपने कलेजा होता 56 इंच का, 56 इंच का कलेजा। आम आदमी रो रहा है सड़क पे, रोटी खाने को नहीं है, बच्चों को दूध पीने को नहीं है, पेरेंट्स को कराने को नहीं है, स्कूल बंद हो गए थे आपकी तादाद में। क्या बात कर रहे हो? अभी आपके योगी से आदित्यनाथ की क्या हालत होगी अगर आप बदमाशी करोगे? वरुण जी आप बने रहिए। खेमचंद जी अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, ये जो चर्चा चल रही है और इस चर्चा में वरुण जी और खेमचंद जी अपना अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो डेटा है वो क्या कहता है? दरअसल ये आपसे जानना चाहते हैं, वो आंकड़े क्या कहते हैं? क्या आंकड़े ये कहते हैं कि जो 80 करोड़ लोग हैं उनका जो योजना है ये निरंतर चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? या आंकड़े ये कहते हैं कि अभी उतना सब कुछ सुचारू हो चुका है जो कहीं पे बाधित हुआ था? देखिए, यहाँ पे जो खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई राशन व्यवस्था हमेशा जारी रहेगी, मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक है, वो तो जारी रहनी ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि एक विशिष्ट व्यवस्था लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा कोरोना काल के दृष्टि में, तो वो स्थितियां जो नागरिकों के समक्ष उस समय समस्याएं थी, वो समस्याएं चंद्रशेखर जी आज भी बनी हुई है। उन समस्याओं में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं ये कहना, जो आप आंकड़े पूछ रहे हैं कि आज भी लोगों की स्थिति क्या है, क्या लोगों के क्रय क्षमता में कोई वृद्धि हुई है, क्या लोगों के परचेजिंग पावर कैपेसिटी में कोई वृद्धि हुई है,
वो वृद्धि अभी भी नहीं हुई है। आप देखिए केंद्र सरकार की तरफ से जो लगातार लोग कह रहे हैं कि जीएसटी के आंकड़े उन्हें बढ़े हुए दिख रहे हैं। जीएसटी के आंकड़े आपको बढ़े हुए इसलिए देख रहे हैं कि आपकी औपचारिक अर्थव्यवस्था जो है उसमें जरूर वृद्धि हुई है, लेकिन जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, असंगठित क्षेत्र है, वो अभी भी सुसुप्त अवस्था में ही है। वो उसमें गति अभी आनी बाकी है। एक बहुत बड़ा सा धक्का था। देखिए हम लोगों ने देखा था पिछले साल फर्स्ट फेज का एक तरह से लॉकडाउन था, उससे नुकसान हुआ। जो लोगों की बचत थी वो इस बार के सेकंड फेज में जो है कि चला गया, और अभी भी देश एक तरह से कोरोना के खतरे से निपटा नहीं है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो देश के 40 जिले के डीएम थे उनको संबोधित करते हुए कहा था कि 100 करोड़ टीके लगा के हमें सुसुप्त नहीं हो जाना है, अभी भी कोरोना का खतरा पहले की तरह ही बरकरार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है। तो कोरोना का खतरा भी मौजूद है, लोगों की रोजी रोटी में उस प्रकार का विस्तार नहीं हुआ है। अब ये कह देना कि नहीं राज्य सरकार है उसका है कि उसको चलाए, देखिए राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की भी स्थिति बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसमें वहां पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च तक की घोषणा कर दी है, दिल्ली की सरकार करेगी आप जून तक कीजिए। मेरे विचार से कम होली तक का तो इन्हें विस्तार जरूर करना चाहिए। ये सुझाव मैं हेमचंद शर्मा जी को जरूर आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दूंगा कि आप कम से कम इसको मार्च के बाद आप उसका अगर कुछ भी पुनरीक्षण करना तो पुनरीक्षण करने लायक स्थितियां अभी नहीं है, अभी स्थितियां पूर्ववत ही है। जहां तक एक तरह से ओपन मार्केट स्कीम को लेकर जो बातें कही जा रही है, ओपन मार्केट स्कीम को अभी देखिए मार्केट में तो ओपन मार्केट में बेचेंगे तो खरीदार मिल ही जाएंगे। वो प्राइवेट कंपनियां खरीदने के लिए तैयार है, जो सस्ते में खरीदेंगे फिर महंगे में बेचेंगी। तो इसलिए सरकार को इस योजना को बनाए रखना चाहिए। मैं तो यही चीज कहूंगा, स्थितियों में परिवर्तन नहीं है। चंद्रशेखर जी, खेमचंद शर्मा जी, जवाब लेने से पहले एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जब बड़ा एक होर्डिंग लगा होता है, उस पर योजनाओं के आंकड़े लिखे होते हैं, गरीब को क्या मिला और क्या नहीं मिला, लेकिन जब उस होर्डिंग से थोड़ा नीचे आते हैं, कचरे का ढेर लगा होता है और वहाँ पर कोई बच्चा खड़ा होता है, उसके हाथ में रोटी होती है, तो फिर इन सारी स्थितियों का विश्लेषण करना आवश्यक है कि जैसा होर्डिंग है चमकदार, उस होर्डिंग के नीचे क्यों जमीन चमकदार नहीं है, ये विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए आदरणीय राहुल जी ने जो बात कही मैं उसका आदर करता हूं और वो ये सजेशन हम जरूर पास ऑन करेंगे, लेकिन अभी स्थिति अलग है। अभी एक रिपोर्ट आई और आज के अखबारों में है 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी दिवाली पे बाजारों में हुई है। 1.25 लाख करोड़, 85 लाख से ज्यादा जॉब अक्टूबर में इकोनॉमी में ऐड हुई है। अभी हमारा जो पेट्रोलियम का कंजम्पशन है हाईएस्ट लेवल पे है, जो हम पहले कोरोना काल से पहले थे उससे ज्यादा है। जीएसटी का कलेक्शन, इससे सब चीजों से पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसने वापसी करी है, जोरदार तरीके से वापसी की है। और विश्व की सारी संस्थाएं कह रही हैं आने वाले वर्ष में सबसे तेजी से इकोनॉमी भारत की आगे जाएगी, बल्कि हम चाइना से भी ज्यादा तेजी से आगे जाएंगे। स्थिति अलग है अब और अप्रैल मई में हालात ये थे, अधिकतर काम धंधे बंद थे, सिर्फ सर्विस सेक्टर को छोड़ दें क्योंकि वहां पे वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो बाकी सारी जो सेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं इंफेक्टेड थे। इसीलिए सरकार एक इमरजेंसी योजना लाई। लेकिन आज भी आपने जो बोला गांव की, गरीब की, मजदूर की चिंता होनी चाहिए, हम चिंता कर रहे हैं और उसी चिंता के तहत 2 रुपए किलो जो गेहूं है, 3 रुपए किलो चावल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगा। और हमारी राज्य सरकार इवेलुएट भी कर रही है, जहां पे पॉसिबल है, जहां जरूरत है हम वहां पे राशन देंगे। और उत्तर प्रदेश में ये योजना को एक्सटेंड किया है राज्य स्तर पे। अब एक बात और आती है, एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा, केजरीवाल जिसने दिल्ली में 1 रुपए का राशन नहीं बांटा, क्या कह रहा है कि हम दिल्ली में फ्री राशन की योजना को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अरे तुमने शुरू कब की, तुम कंटिन्यू करना चाहते हैं। कोर्ट ने बोला, सबने बोला, जिनके राशन नहीं बने आपने 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत जिन गरीबों को आप राशन नहीं दे रहे हो या राशन नहीं मिल पा रहा है उनको आप राशन दो। 2 लाख लोगों को राशन देना था, उनमें से 50,000 लोगों को भी राशन नहीं दे पाए। लोग जो गरीब थे उनको भगा दिया, डरा के, धमका के, अफवाह फैला के। ये व्यक्ति फिर से झूठ बोल रहा है, फिर से अफवाह फैला रहा है, फिर से प्रचार करने का मौका ढूंढ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां जरूरत होगी गरीब के साथ खड़ी रहेगी, राशन के लिए भी और आवास के लिए भी, टॉयलेट भी हमने दिया है, स्वास्थ्य की सुविधा हमने दी है, हर तरीके की सुविधा माननीय पीएम साहब दे रहे हैं, क्योंकि माननीय पीएम साहब ऐसे ही परिवेश से आते हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, वो गरीबों के दर्द को समझते हैं, वो गरीबों से आज भी कनेक्टेड है। गरीबी तो देखी है, सबने देखी है गरीबी और देख भी रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, ये जो जवाब खेमचंद शर्मा जी ने दिया है इससे कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो खैर नहीं होंगे, विपक्ष हैं,
लेकिन फिर भी जो बात की है उसमें सत्यता भी कुछ खोजने का प्रयास कीजिए और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ये योजना है इसका चलाया जाना क्यों जरूरी है और इसकी आवश्यकता क्या है। जब खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री इस योजना को होली तक चलाने वाले हैं तो फिर कहीं ना कहीं आगे भी इसका होना चाहिए और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ये योजना चालू रहनी चाहिए। एक आध पहल आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। कांग्रेस का लाया हुआ, मैंने आपको प्रारंभ में कहा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको ये कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट से, उसमें ये क्या कोई स्पेशल फिर बीच में लोग बोलने लग जाते हैं यार आप लोगों को कोई ट्रेनिंग लेके भेजते हैं बीजेपी कार्यालय से, क्या करते हैं कि दूसरे को बोलने मत दो, बीच में टोकते जाओ। ये एक्ट लाई कांग्रेस सरकार, आपके लिए मजबूरी है इसको कंटिन्यू करना, आप रोक नहीं सकते हो इसको। पार्लियामेंट से पास हुआ एक्ट है ये, जो स्पेशल रिलीफ जो आप लाए थे रिलीफ पैकेज, इसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप इसलिए कर रहे हो चुनाव जीतना चाहते हो, फेल हो गए आप। आपकी जो कंपनी सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, क्यों बेच रही है संस्थानों को, क्यों रेलवे को बेच रही है, क्यों एलआईसी को बेच रही है? सबसे बड़े संस्थान है जिससे रोजगार उत्पन्न होते हैं, जिससे नौकरियां मिलती है। आप शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ हो, इसलिए निजीकरण कर रहे हो, आरक्षण को समाप्त कर रहे हो। 28% जो दलित समाज था उसको वापस गड्ढे में डालना चाह रहे हो। आपकी जो राक्षसी सोच है, जनता सड़कों पे आएगी। और आपने आह्वान किया था 50 दिन बाद चौराहों पे आना, वो चौराहों पे आना प्रारंभ कर चुकी है। 2022 में चौराहों पे आपको देखेगी ये जनता, आपको छोड़ेगी नहीं जनता, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपकी जो धूर्त चालाकी वाला ब्रेन बैंक है, 266 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ाया, उसके बाद पेट्रोल घटाया, अब कह रहे हो राज्य सरकारें घटाए। राज्य सरकारें कहां से घटाएगी? जीएसटी लागू हो गया, केंद्रीकरण हो गया फाइनेंशियल सिस्टम का, टैक्सिंग सिस्टम का। आपकी जिम्मेदारी है सब चीज की, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। आपको तो एक्ट पास है, लागू रखना पड़ेगा। आपकी इच्छा तो होगी कि लागू नहीं करे। प्रधानमंत्री जी गरीबी देख के आए हो, देख लिया हमने। रोज रोज नए कपड़े सिलाता है क्या कोई? जिसके देश में भूखे लोग हो, भूखे बच्चे सोते हो, वो नए नए कपड़े सिलवाएगा रोज हजारों रुपए के। केदारनाथ जाके 100 करोड़ का इवेंट करेगा। भगवान की पूजा करते हो, मंदिर में बंद करके करते हो। ये इवेंट मैनेजमेंट की चीजें जनता सब देख रही है। आपका ढोंग, सारा ढोंग देख रही है। जनता सड़कों पे आएगी, सड़कों पे। आपको चौराहों पे जो आपने आह्वान किया था उसकी पूर्ति आम जनता करेगी आपके साथ। देखिए खेमचंद जी, उपचुनाव में जो हुआ है कहीं ना कहीं आपको विश्लेषण आवश्यक है करना, और ये विश्लेषण का ही परिणाम है कि जो 10 रुपये घटाया गया, आपकी चिंता कहीं ना कहीं दिखी है। खुद आपके मुख्यमंत्री ने कहा है कि महंगाई से हारे हैं। राहुल जी ये आपसे पूछना चाहते हैं हम कि क्या महंगाई नहीं है? क्या आम आदमी का जीवन आज से 3 साल पहले जिस तरह सुचारू था, सुचारू तब भी नहीं था, वो कष्ट में ही पैदा होता है, कष्ट में ही मरता है। लेकिन वर्तमान दौर में जो जीवन बाधित हुआ है, क्या वो सारी चीजें सुचारू हो चुकी है? महंगाई के मामले को जिसको आपने उठाया है, और खुद एक तरह से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसको कारण बताया भी कि भाई महंगाई की स्थितियां थी और भीतराघात की स्थितियां थी जिसके कारण हम चुनाव हारे। तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री हैं उनके बयान है। और अगर हम लोग 2-3 चीजें देखें, राहुल जी आपको बीच में ये भी बताना चाहेंगे, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया बीजेपी के, उन्होंने भी कहा कि तात्कालिक मुद्दों पर चुनाव हारे हैं, तात्कालिक मुद्दों पर चुनाव हारे हैं। जी देखिए, इस पूरे चुनाव परिणाम को अगर देखते हैं हम लोग, आप देख लीजिए कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में मंडी जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां पे इन्हें नुकसान की स्थिति हुई। कर्नाटक के हंगल, जहां पे कि वो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र था, वहां पे कांग्रेस जीती है। और पश्चिम बंगाल, जहां पे एक तरह से 38% का वोट शेयर था इनका, वहां पे अभी उपचुनाव में इनका वोट शेयर 38% से घट के 16% हो गया। बिल्कुल राहुल जी, आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। राहुल जी आपसे जवाब ले रहे थे, मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि महंगाई से तात्कालिक मुद्दों पर चुनाव हारे हैं।
फिर कैसे लगता है कि कहीं ना कहीं विश्लेषण होना चाहिए और विश्लेषण का परिणाम है कि पेट्रोल से ये जो रुपए कम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल उसी कारण से पेट्रोल के डीजल के कीमतों में कमी की गई है। लेकिन दो तीन चीजें ध्यान देनी चाहिए। पिछले साल हम लोगों ने देखा था 5 मई को एक ही बार में अचानक से जो है कि डीजल के मूल्यों में 10 और पेट्रोल के मूल्यों में 15 रुपए की सीधे सीधे एक्साइज में वृद्धि कर दी गई थी 5 मई 2020 को। अगर संभवतः वही डेट होगी तो आप, और अगर हम लोग अभी की स्थिति में देखें कि जो मूल्य घटाए गए वो घटे हुए मूल्य लगभग एक तरह से जो वृद्धि की जो दरें चल रही थी तो वो एक तरह से लगभग 1 महीना के पहले की स्थितियां आ रही हैं। अगर उसमें बीजेपी शासित राज्यों के भी जो उन्होंने अपने वैट घटाए हैं अगर उसको भी जोड़ दें तो ये महंगाई के तेल के मूल्य के वही दर वही जगह है जहां पे कि करीबन आप जाएंगे तो मुश्किल से 35 दिन या 40 दिन पहले के जो तेल के मूल्य थे उसी जगह पर जाके खड़े होते हैं। तो जरूर इन्होंने राहत दी है लेकिन तेल के मूल्य जितने बढ़े हुए हैं वो अभी भी एक तरह से काफी ऊपर स्तर पे है। दूसरा चीज की अगर हम लोग देख रहे हैं सरसों तेल के मूल्य है वो भी काफी ऊपर स्तर पे है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी है कि वो साथ में इस योजना के साथ वो तेल को दाल को उसको भी जोड़ेंगे वो। तीसरी चीज की देखिए जो रसोई गैस की कीमतें हैं, देखिए राहुल जी नमक भी जोड़ दिया है, नमक भी जोड़ दिया गया है ताकि कोई नमक के खिलाफ ना जाए। मैं उसी चीज को कह रहा हूं चंद्रशेखर जी की प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना था उज्ज्वला योजना, उसकी स्थिति क्या रही कि आपने एक तरह से आपके रसोई गैस के दाम इतने बढ़ गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोग फिर से एक तरह से उन्होंने गैस सिलेंडर और चूल्हे रख दिए किनारे में और वो लकड़ी पर ही अपना खाना बना रहे हैं। यहाँ तो कॉमर्शियल गैस में पहली बार एक तरह से 266 रुपए की वृद्धि अभी अचानक से कर दी गई और उसके मूल्य 2000 रुपए से क्रॉस कर गए। तो आप देखिए जो पहले से ही जो रेहड़ी पटरी पर जो लोग उसको यूज कर रहे थे कॉमर्शियल सिलेंडर्स, जो जिनको की पकौड़े बेचने को भी जिसको बिजनेस स्वयं जो है कि बीजेपी के लोग मानते हैं उसको कि आत्म स्वावलंबन के लिए कोई कर सकता और कर ही सकते हैं लोग, तो वो माध्यम में सस्ता नहीं बचा। तो महंगाई जरूर है, आप किसी से भी सामान्य व्यक्ति से पूछिए, महंगाई आज सबसे बड़ी स्थितियां हैं और उन महंगाई के दर से आज उपभोक्ता तब परेशान है जबकि उसकी कमाई कहीं न कहीं घटी हुई है। इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लोग बेरोजगार हैं या फिर अगर रोजगार में भी जो अभी ये आंकड़े दे रहे कि काफी लोग रोजगार में आए, तो खेमचंद शर्मा जी जो लोग रोजगार में आए अभी भी उनको पहले वाले मूल्य के वेतन भत्ते नहीं मिल रहे हैं। वो तो घर में अचानक से बैठे हुए तो वो किसी भी न्यूनतम मूल्य पे वो काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी पावर नहीं है और ऐसे स्थिति में महंगाई उनके लिए दोहरा झटका बनी हुई है। तो इसलिए इस मामले का चिंतन अवश्य होना चाहिए और बार बार जो चीजें कही जा रही हैं कि राशन व्यवस्था और ये योजना, मैं जान रहा हूं कि दोनों अलग अलग स्कीमें थी, लेकिन मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि वो असाधारण परिस्थितियां अभी भी सामान्य जनमानस के बीच में बनी हुई है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस योजना को अभी समाप्त नवंबर में नहीं करना चाहिए और हमें अभी पता नहीं क्यों लग रहा है कि सरकार अंततः इस योजना को कम से कम होली तक जरूर ले जाएगी। खेमचंद शर्मा जी, जैसे आपने बताया 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये समझा जाए कि फिर कहीं कुछ किसी तरह की समस्या नहीं है, सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है? तो कहना बिल्कुल गलत है, झूठ होगा। हम झूठ नहीं बोलते कि सभी समस्याएं खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं। अभी भी हम डेवलप नेशन है, लेकिन हम डेवलप नेशन बनेंगे और उसके और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं सर्विस सेक्टर में अभी भी काम करता हूं। मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूं। सर्विस सेक्टर में आप देखिए 10% इंक्रीमेंट जो है स्किल, जो हमें स्किल है तेजी से वहां पे आज जो है आप सर्विस सेक्टर में जाओगे मैक्स लेवल हायरिंग हो रही है। लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, सैलरी बढ़ी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डीए बढ़े नहीं बढ़े, 2 बार सरकार ने बढ़ाए, उनके पास भी कैश फ्लो है। लोगों को भी जो 1.25 लाख करोड़ मार्केट में खरीदारी हुई है, तो इसका जो वायरल इफेक्ट हो रहा है, सबके पास इनकम होती है। स्थिति बहुत बेटर है, फार बेटर है। मई और आज की स्थिति को हम किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। जो हमारी इकोनॉमी ने बहुत फाइट किया है, सभी काम बाजार आज की स्थिति बहुत बेटर है। अब ईश्वर करे कि ऐसे ही हम लोग इम्प्रूव करते जाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और हमारा देश और हमारी इकोनॉमी योगदान तरीके से। खेमचंद जी देखिए, राहुल जी ने एक बात कही थी पहले। देखिए राहुल जी ने ये कहा था कि असंगठित क्षेत्र है वो अभी भी अस्थिर है और उसको स्थिर करने का प्रयास बहुत कमोबेश है।
जो ये समझना आवश्यक है राजनीतिक दलों को, सरकारों को। मैं राहुल जी पे ही आता हूँ। हम्म। आदरणीय राहुल जी, किसानों को सब्सिडी देके हमने डीएपी को मिलाने का हमने दिया, किसान की खेत लखनऊ परिस्थिति में भी जारी थी, हर खेत को हम पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, पेट्रोलियम के प्राइसेस को बहुत ज्यादा हमने नीचे किया है एक्साइज के थ्रू भी, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी। दुखद रूप से कांग्रेस और जो विपक्ष की सरकार है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो पार्टिसिपेट करें तो और भी रिडक्शन होगा। असंगठित क्षेत्र के लिए इंश्योरेंस देने का काम हमारे पीएम साहब ने किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको हेल्थ की सुविधा दी जा रही है, और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों को पेंशन मिले रिटायरमेंट के बाद, उसकी व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने की, उसकी चिंता आदरणीय मोदी जी ने की है। अटल पेंशन योजना के तहत उनको पेंशन मिले, अगर कोई एक सेकंड जरा सा मैं कुछ चीजें जोड़ दूं। ये आपने तो ये कहा कि आप किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और उनके आय में वृद्धि कर रहे हैं। जरा सा खाली कुछ संशोधन में जोड़ दे रहा हूँ जरा सा। आप एक चीज बताइए कि आपको 2022 तक में तो किसानों की आय डबल करनी थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही अशोक गलवाई कमेटी गठित की थी नीति आयोग के तत्वावधान में, और उस कमेटी ने क्या सिफारिश की थी? उस कमेटी ने कहा था कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% चाहिए था, वो भी वर्ष 2016-17 से, और हम लोग 3.5% से ऊपर पहुंच नहीं पाए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के मामले में। किसानों की आय डबल नहीं हुई है। हेमचंद शर्मा जी, आप अगर 2,000 रुपया का जो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, उससे किसानों की आय डबल नहीं हुई, उल्टे उनके खर्च में वृद्धि हुई है। तो स्थितियां बिगड़ी हुई है। आप असंगठित क्षेत्र को लेकर अभी भी जो चीजें हैं, आपने लोन मेला जरूर लगाया था, लोन देने के प्रयास आपने जरूर किए थे, लेकिन वो भी अभी तक आपके विफल रहे। आप जमीन पर जाइए और देख लीजिए। राहुल जी, मैं गाँव से आता हूँ। जब हमारी सरकार आई थी 3,000 रुपए क्विंटल सरसों का रेट था। जी, जवाब आपसे ही लेना पड़ता है। आज 6,000 रुपए क्विंटल से ज्यादा मार्केट में सरसों का रेट है। अब चलिए, ऑफिशियल रेट 5,500 रुपए क्विंटल है। हमने किसान की कॉस्ट को कम किया है, हम किसान को सीधा कंपनसेट कर रहे हैं, हम सीधा उसे खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं, और हम लोग नरेगा के तहत जो मजदूर अनप्रोडक्टिव काम करते थे उनके काम को प्रोडक्टिव कर रहे हैं। आज वो किसान की मेहनत डालता है, उनकी नाली को खोदता है, और उनके जो सहायता के लिए जिसके लिए किसान को पे करना पड़ता था वो फ्री में काम हो रहे हैं। और हम लोग 360 अभी आगे मनरेगा का भी फंड को लेके बहुत सारी बातें हैं। वरुण पुरोहित जी, आपने मनरेगा का तो फंड आपने इस ईयर में घटाया है आपने। हाँ, मनरेगा फंड भी हो रहा है। अनयूटिलाइज अनप्रोडक्टिव वर्क में जो उसका यूटिलाइजेशन होता था, जो उसका रेट देखिए कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या है। गांव से हम लोग सारे लोग यहाँ पे जो मौजूद है, हमें पूरा विश्वास है कि हम सारे लोग गांव से जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसी स्थितियां होती तो दिल्ली के क्षेत्र में जो इतना बड़ा देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, हेमचंद शर्मा जी, वो आंदोलन नहीं चल रहा होता। हालत है उससे वो सुधर रही है। देखिए वरुण पुरोहित जी से हम जवाब ले लेते हैं। वरुण पुरोहित जी, सारी बातों को आप सुन रहे हैं, अब आपसे उस जवाब की उम्मीद करते हैं जो जवाब गंभीरता से, जो डिबेट जिस गंभीरता से चल रही है वही गंभीरता की उम्मीद आपसे भी करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले हेमचंद जी का धन्यवाद देता हूं। इन्होंने कांग्रेस की जो मनरेगा योजना हम लाए थे, दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मनरेगा योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, उसकी तारीफ की, उसके आधार पर ही कह रहे हैं मनरेगा में हम काम कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। मनरेगा का बजट बढ़ाइए, उस पर काम करिए। कांग्रेस की नीतियों पे आप ठप्पा लगा रहे हो, अच्छी बात। अब मैं कह रहा हूं अपन धरातल पे बात करें। हेमचंद जी, राहुल लाल जी सही कह रहे हैं। आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, आपने भी खेती करी होगी, मैंने ही बचपन में खेती करी है। मैं जब से जानता हूं, जब से मिट्टी के दोहरे होते थे बड़े बड़े, उसके बाद उसमें चिकनी मिट्टी डाल डाल के पानी चलाते थे, फिर पाइप और होदियां आने लगी, उसके बाद स्प्रिंकलर आने लगे, पाताल तोड़ कुएं आने लगे। पहले गोबर होता ना, गोबर वो पानी में डाल के मोटर चलाते थे पाइप में डाल के। जब से खेती देख रहा हूँ, किसान की हालत हमने जितनी सुधारी, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने बिगाड़ी, लेकिन आप जबरदस्ती हट योग में बैठे हुए हो। हट योग को योग नहीं होता है प्रधानमंत्री के लिए। अगर जो 2 प्रांत के किसान भी अफेक्टेड हो रहे हैं, तो आप उनसे बात करते। 700-800 हमारे भाई चले गए ऊपर भगवान के पास, आपको उनसे बात करनी चाहिए। ऐसा क्या है हमें भाई? आप जनप्रतिनिधि हो, आप राजा महाराजा नहीं हो। प्रधानमंत्री जब केदारनाथ का जाकर के मैं वहां जा रहा हूँ, ये ढोंग रच सकते हैं? पैदल की पैदल दिल्ली जाके किसानों के पास पहुंच जाए, उनकी ख्याति बढ़ेगी, ख्याति कम नहीं होगी इस बात से। उनकी बात बैठ करके आप 3 राज्यों के लिए अलग कानून बना लीजिए। कानून तो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। और आप बार बार हमारी खाद्य सुरक्षा योजना मनरेगा की बात कर रहे हो। आपको मैं बताऊं, राजीव गांधी एलपीजी योजना आई थी, उसको आपने बदल के उसको फॉर्मेट करके उज्ज्वला योजना कर दी। जनधन योजना क्या थी? मनमोहन सिंह जी लाए थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना। मेरे पास इतने सारे कागज पड़े हैं सारे बैंकों के सूचना के अधिकार के, उसको आपने कन्वर्ट करके जनधन योजना कर दिया।
लेकिन आप मुझे एक बात खुद बता दो, किसान हो, साल के 2000 से क्या होता है आज के टाइम में एक किसान का, मुझे बता दो आप। 2000 महीना दो तो कुछ नहीं होता, आप कह रहे हो हमने साल के 2000 रुपए दे दिए, 2000 रुपए। ये ढोल पीटने से आदमी के पेट की आग नहीं संतुष्ट होता, जिसके बच्चे रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं भूख से, वो संतुष्ट नहीं होता। केदारनाथ जी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के भाषण सुन के उसको रोटी चाहिए, बच्चे को दूध चाहिए, उस पर ध्यान दो। आपको इतनी बड़ी मेजोरिटी दी है, उसका थोड़ा यूटिलाइजेशन करो। कांग्रेस को आप कोसते हो, गांधी परिवार को कोसते हो, वापस आने लगे, इसलिए आप हार रहे हो चुनाव। इमरजेंसी के बाद 77 में जब आई थी आपकी सरकार, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, 78 में, उस समय यही गलती करी थी आपकी जनता सरकार जिसके आप हिस्सा थे। इंदिरा गांधी को जेल भेज दो, संजय गांधी को जेल भेज दो, आपको वापस मुंह खानी पड़ी, भागना पड़ा। ये कांग्रेस का और गांधी परिवार को कोसना कम करके जो मेजोरिटी आपको जनता ने दी, उसका कुछ जनता को प्रतिफल दे दीजिए। तो हम तो खुद आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हो, जवाब ले और लीजिए तारीफ बीच करेंगे में। आपकी हम। वरुण जी जवाब ले लीजिए खेमचंद शर्मा जी का। जी जी वरुण जी, मेरे मित्र, प्रिय मित्र, हम तो ये कहते हैं कि देश भी पूरा आपके हाथ में था, 60 साल तक था, सेनाएं आपके हाथ में थी, सारी योजनाएं आपके हाथ में थी, सारे मंत्रालय आपके हाथ में थे, लेकिन नेता और नीति सही आपके हाथ में नहीं थी, इसलिए आप नहीं कर पाए। अब ये कहो हमारी योजना, अरे आपके तो डिपार्टमेंट भी थे, आपकी तो सरकार भी थी, लेकिन आपने नहीं किया, हमने किया, हम करके दिखा रहे हैं, हम और फिगर्स हैं, दिख रहा है। अब 2000 रुपए आप कर लो भैया, आप सीधी पे हो, 6,000 रुपए साल का, 2000 रुपए साल नहीं होता। आपकी बातें सही है, बोलेंगे कि भाई राहुल गांधी जी के संगठन तो नहीं रहते, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा सच बोल रहे हैं, पर क्या आएंगे थोड़ा 6,000 रुपए साल का, और एक है जो 1 बीघा है, 2 बीघा है, 2.5 बीघा है, 3 बीघा है, उसके लिए 6,000 में जुताई होती है, भूमि हो जाती है और उसको बेसिक सपोर्ट दी जाती है, बीज और खाद आ जाता है, तो महाजन के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। आपने किसानी नहीं की है, आप नहीं रहे हो, आप नहीं समझते हो, आप इसीलिए रह रहे हो, इसीलिए आप जैसे इंटरनेशनली प्लान करते हैं तो मोदी सरकार जो किसानों के लिए सोचती है वो उसको कम कर देती है। हम तो लगातार बात कर रहे हैं किसानों से, लगातार ऑफर कर रहे हो। 700 से 800 किसान चले गए, एक भी बीजेपी का नेता गया क्या? आप प्रधानमंत्री बनाए हैं, कानून का अगर वहाँ जाने से डरते थे किसानों के पास, वहाँ जाने से डर लगता है तो एक वक्तव्य तो जारी कर देती बीजेपी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसान केवल एक फंड की दूरी पर 30 जनवरी को, 22 जनवरी को आखिरी वार्तालाप, 30 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान, और उसके बाद से स्थिति यह है कि अब तक कोई भी गतिविधि नहीं है। सरकार और जनता के नौकर हो, जनता के मालिक नहीं हो, आप जनता के मालिक नहीं हो, जनता आपसे भीख मांग रहे हैं, आप जनता के द्वार खुद जाइए, जो एमएलए के और एक दलित युवक को दिल्ली के बगल में मार लेते हैं और उनका समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को आपको आपके लिए वो आप लोग मुबारक सरकार में आप हो, करते हो, साल आपको चल रहे हैं, क्या करोगे? 40 साल तक ऐसे ही देश का वो कर दोगे क्या कचरा? कचरा आपने किया, हम समझने का काम कर रहे हैं, मजबूती देने का वरुण जी कचरा उठा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं आप ही बयान कचरा हटा रहे हैं। भारत में रखते हैं, स्वच्छ भारत के तहत हम स्वागत भी दे रहे हैं, हम स्वच्छता भी कर रहे हैं, हम मानसिक स्वच्छता में विश्वास रखते हैं, हम शारीरिक स्वच्छता में विश्वास रखते हैं, हम फिजिकल जो शहरों की स्वच्छता है उसमें विश्वास रखते हैं। पूंजीवादियों के उसके अंदर आप आम जनता ने वोट दिया, पूंजीवादियों ने वोट नहीं दिया आपको। कैसी बातें करते हैं? ये अंबानी परिवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा नहीं किया, ये कांग्रेस के सरकार में खड़े हुए, कांग्रेस के सरकार में बिलियनरीज बने और वो आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ टेबल पे लंच और डिनर किया करते थे। बिल्कुल वरुण जी खेमचंद जी वरुण जी जवाब लेंगे आपसे। राहुल जी, ये जो राजनीति में चल रहा है कि जिम्मेदारियों को एक दूसरे के ऊपर डालना, और सबसे बड़ी बात है कि
80 करोड़ लोगों की उम्मीद आपने, तकरीबन जो 80 करोड़ लोग हैं, ज़्यादा है कम है उसमें, उन लोगों की एक उम्मीद बनी है सरकार से, और उनको कहीं लगा है कि देश में अब आप जैसा आप कहते हैं खेमचंद जी की 7 दशक बाद 6 दशक बाद कोई एक जिम्मेदार सरकार आई है। सुन लीजिए खेमचंद जी, जवाब सुन लीजिए। अब राहुल जी, ये जो महानता का जो वर्तमान है, इसको निरंतर रहना आवश्यक है, क्योंकि ये गरीब की रोटी से जुड़ा है, ये गरीब के चूल्हे से जुड़ा है। उसको बिल्कुल रहना चाहिए। देखिए, दीपावली के दिन कितने लोगों ने खरीद कर ली, ये सोचना चाहिए कि भारत एक बड़ा सा देश है, यहाँ पे एक संपन्न वर्ग भी है जो छोटा ही सही, लेकिन अगर वो मार्केटिंग कर रहा है तो उसकी स्थितियां हैं अलग। लेकिन राहुल गांधी को कसक है, पीड़ा है कि क्यों खरीदारी करी जनता ने, क्यों नहीं भुखमरी हो गई दिवाली के दिन भी, ये पीड़ा है इनको। देखिए, मैं इसलिए सरकार से यही कहूंगा कि देखिए वो स्थिति अलग है, वो मापदंड अलग है। उस मापदंड के आधार पे आप देखिए 80 करोड़ नहीं, जो सरकार के हिसाब से खुद कम से कम 81 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, तो वो 81 करोड़ देश की एक बड़ी जनसंख्या है जो कि इस समय कहीं न कहीं इस आपदा से जूझ रही है। हम लोगों ने देखा है दिल्ली एनसीआर में रहते वो स्थितियां देखी कि किस तरह से यहाँ से किसान जो कि पैदल चलने के लिए जो है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो पैदल चल रहा था सड़क पे, और पैदल अपने अपने गांव जाते हुए मर रहा था। उस समय की तमाम रिपोर्टें हम लोगों ने देखी है, वो स्थितियां देखी है। तो उन स्थितियों से जूझते हुए अभी हम लोग यहाँ पर फिर कोरोना का जो द्वितीय फेज आया, उसमें कितनी त्रासदी मचाई, वो फेज भी देखा है हम लोगों ने। तो ऐसा स्थिति में फिर तृतीय फेज के लिए भी लगातार चेतावनी मिल रही है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं दवाई भी और कड़ाई भी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आप अब भूल जाइए कि कोरोना जो है कि वो खत्म हो चुका है, कोरोना का भूत जा चुका है। तो ऐसा स्थिति में जब सारी परिस्थितियां वही हैं, तो फिर इस योजना को बंद करने का क्या तुक है? मैं तो भाई बार बार आपके चैनल से कहूंगा कि 80-81 करोड़ संख्या जो कि बहुत बड़ा सा बहुमत वर्ग है हमारे देश का, वो उस योजना पे कहीं कहीं अगर देखिए सर राहुल जी, हमारा कर्तव्य है कि जो बात जनता से जुड़ी है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, उसको उठाना मीडिया यही माध्यम है। खेमचंद जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर बात पेयजल की चलेगी कि पेयजल की सुविधाएं कितनी है और कितनी नहीं है, और ये आंकड़े दे दिए जाएं कि इतने लाख लोगों ने पैकेज वाटर खरीदा प्रतिदिन, तो क्या ये उचित जवाब है इस विषय का कि कितने लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पाया ग्रामीण स्तर पे, कितने लोग पेयजल से नहीं जुड़े हैं? तो ये उसका जवाब नहीं हो सकता कि इतने लाख लोगों ने इतने लीटर की 1 लीटर की पानी की बोतल एक दिन में इतनी लाख बोतल खरीदी, ये उसका जवाब नहीं हो सकता। खेमचंद जी, जवाब तो आपको उस जमीन से जुड़ा हुआ देना पड़ेगा जो उस तक पहुंच जाए, गरीब व्यक्ति तक। अब आपका सवाल हो गया, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 1.25 लाख करोड़ की सेल अगर दिवाली पे होती है, अगर 10% से 40% तक का भिन्न एजेंसी ये फोरकास्ट करती हैं कि सर्विस सेक्टर में इंक्रीमेंट होने वाले हैं, डीए मल्टीपल टाइम बढ़ाया जाता है और जीएसटी की कलेक्शन बढ़ती है और जॉब मार्केट में 85 लाख जॉब पिछले महीने में ऐड होती हैं, तो ये दिखाता है कि इकोनॉमी बेटर हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, वापसी कर रही है, देश में स्थिति बदल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। ये भी शाश्वत है, ये फैक्चुअल है, नोबडी कैन डिनाई इट। प्लीज आप इसको कंफ्यूज ना करें। रही बात, देखिए 9 महीने के लिए प्लान किया था, विषम परिस्थितियों में प्लान किया था, पर आज भी जरूरत पड़ने पे आदरणीय मोदी जी के देश के लिए खुला हुआ है और अनाज के भंडार खुले हुए हैं। जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ दिया जाएगा। राशन के तहत दिया जा रहा है, दिया जाता रहेगा, दिया जाता रहा है। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल मतलब ऑलमोस्ट फ्री जो गेहूँ कम से कम 25 से 30 रुपए बिकता है, वो गेहूँ 2 रुपए किलो में और चावल 3 रुपए किलो में सरकार मुहैया करा रही है। तो प्लीज कंफ्यूज ना करें। कांग्रेस परेशान है, दुखी है। एक एक करके जवाब सभी प्रबुद्ध लोग हैं, कहना अच्छा नहीं लगता, प्रबुद्ध लोग हैं सारे। राहुल जी, जो आंकड़ों की बात चलती है, ये जो आंकड़ों से देश चलता है, ये जो आंकड़ों से सारी चीज़ें तौली जाती हैं, एक पलड़े में आंकड़ा होता है और दूसरे पलड़े में गरीब होता है जो अपनी बात कह सुन नहीं पाता। डिजिटल भारत है, गाँव में नेटवर्क नहीं आता आज भी, और फिर उन आंकड़ों की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है बड़ा।
बता दे रहा हूँ, देखिए जी। आंकड़ों में आंकड़े आपके बड़े दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर वैसी स्थितियां ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप आंकड़े जब तुलना करते हैं तो आप पिछले वर्ष की तुलना में कर रहे होते हैं। अरे लोग पिछले साल तो गुड़गांव आपकी और स्थिति नोएडा ये की रही कि आप फ्लैट छोड़ के अपने गांव कस्बों से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया का इफेक्ट है। आज करोड़ों लोगों ने केदारनाथ जी के दर्शन किए। ये डिजिटल इंडिया की सक्सेस है। प्लीज कंफ्यूज ना समझना पड़ेगा। देखिए टैक्स, आप तो देखिए सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आप रहे हैं, बताइए टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम लोगों को कोरोना से पहले ही बांग्लादेश जैसे देश ने चुनौती दी थी या नहीं दी थी हम लोगों को? उस समय फिर डिबेट में ये चीजें आती थी कि भाई बांग्लादेश से कैसे तुलना कर सकते हैं। उस समय तब कहा जाता कि चीन अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, इसमें भारत की स्थितियां गड़बड़ है। तो मैं बार बार जो कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना से पहले ही खेमचंद शर्मा जी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। संयोगवश देखिए 2019 में जब आप लोग सत्ता में वापस आए, आपने कई बड़े राजनीतिक निर्णय लिए। बधाई देता हूँ कि आपने धारा 370 जैसे बड़े कदम उठाए, आपने धन्यवाद के पात्र हैं आप। लेकिन साथ ही मैं ये कहता हूँ कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो बड़े निर्णय लेने चाहिए थे, उस प्रकार के निर्णय नहीं लिए गए। 20 लाख करोड़ की आपने एक तरह से पैकेज की घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। पूरे दुनिया में कहीं पे भी उस पैकेज में आरबीआई द्वारा जो एक तरह से लिक्विडिटी जारी होनी थी 7.5 लाख करोड़, उसको कहीं पूरे दुनिया में नहीं जोड़ा गया। आपने उस लिक्विडिटी को भी उसमें जोड़ दिया। तो रियल में वो आपका जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, वो मूलतः पैकेज 2-3 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज नहीं था आपका। तो आपको मानना पड़ेगा कि आप दूसरे मोर्चे पर आपकी जो भी चीजें रही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी वित्त मंत्री साबित नहीं हुई। अब आपकी जो भी स्थितियां रहे, आपको अभी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़े निर्णय लेने हैं। आपने देखिए अभी भी जो है कि आपको याद होगा उस समय 1,45,000 करोड़ रुपया आरबीआई से जो है कि रिजर्व शेष आपने लिए थे, और तमाम लोगों के बुद्धिजीवियों के विरोध के बावजूद भी वो एक तरह से आपने दे दिया था, एक तरह से सप्लाई सेक्टर में दिया था, जबकि हमारी समस्या उसमें भी डिमांड सेक्टर में थी। बार बार कहा जा रहा था कि आपने हमेशा से केंद्र सरकार को अपनी ओर से जो अतिरिक्त पैसा देखिए होता है। देखिए खेमचंद जी, राहुल जी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी एकदम ऐसा ही होना चाहिए। डेटाबेस उन्होंने कहा कि जो डिमांड सेक्टर में था आपने सप्लाई सेक्टर में दिया, और जिस पैसे को नहीं छेड़ना चाहिए था, जो घर की पूंजी होती है बटुए में, कहीं गृह मंत्री के पास उस बटुए को छेड़ दिया आपने। राहुल जी शायद भूल गए, ये एक सिंपल प्रोसेस है। जो डिविडेंड हमेशा से आरबीआई जो एक्सेस मनी होती है वो केंद्र सरकार को देती रही है, और उन्होंने दिया है। एक्सेप्शन इनटू दिस। दूसरा, केंद्र सरकार ने सभी फ्रंट पे विषम परिस्थितियों में भी जबरदस्त काम किया है। आज हम सुरक्षित हैं, सभी को आज सुरक्षा कवच है। तो आदरणीय मोदी जी की योजना की वजह से है, सबसे तेजी से सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगे हैं, उनका प्रोडक्शन हुआ है, इसलिए हम हब बने हैं कि आदरणीय मोदी जी की योजनाओं का इफेक्ट है। रही बात ये इकोनॉमिक पैकेज की, बात करते हैं, प्रोडक्शन लिंक जो सपोर्ट है इंडस्ट्री के लिए, उसी की कृपा है, उसी की वजह से विदेशी कंपनियां आज भारत में प्रोडक्शन कर रही है। चाइना से अपना प्रोडक्शन समेट के वो भारत में आ रही है। ये आज जो सरकार की जो अच्छी योजना है उसका ही प्रतिफल है। आज सर्विस सेक्टर में अगर अच्छे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो ये हमारी वरुण पुरोहित जी, एक जो सवाल उठाया गया है कि चाइना से प्रोडक्शन समेट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करके भारत आ रहे हैं जो बड़ी कंपनियां, तो योजना की बात कर रहे हैं खेमचंद जी। जो योजनाएं प्रभावशाली हैं और जिन्होंने जनता को लाभ पहुंचाया है, हम भी तो यही कह रहे हैं उनको चलाया जाना आवश्यक है। देखिए चंद्रशेखर जी, इन्होंने एक भी कंपनी का नाम नहीं लिया जो चाइना से उठ करके इंडिया में आ गई। अभी कल परसों ही राहुल लाल जी ठीक करें, अखबारों में सब मीडिया में रिपोर्ट छपी है, कितना इम्बैलेंस चल रहा है चाइना से हमारा। चाइना इम्बैलेंस, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर करके घुसे जा रहा है। अमेरिका का पेंटागन आपकी फोटो दे रहा है, अरुणाचल में वो गांव बना लिया, और ये 56 इंच खाली डोल पीट रहे हैं इधर से उधर। अगर इनके अंदर सामाजिक सोच होती, पूंजीवादी सोच नहीं होती, तो ये सब बातें आपकी मानते हैं भी, ये बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनको मैंने कहा ना, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी सच्चाई बोले उसको बोलने मत दो टीवी के ऊपर। बिल्कुल वरुण पुरोहित जी भारत की जमीन पे गाँव बताया गया है, चाइना ने अपनी साइड पे बताया है। हम अपनी बात काम कर रहे हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम पुल बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम वहाँ अपनी मिसाइलें डेवलप कर रहे हैं। हमारी आर्मी की हैवी जो वेपन है, हैवी वेपन। वरुण पुरोहित जी, खेमचंद शर्मा जी, राहुल जी, समय समाप्त हो रहा है। डिबेट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चाएं चलती हैं, तमाम चीजें होती हैं,
और ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी को जो लाभ पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है, सरकारें उसमें जुटी हुई हैं। और अब बात यही आती है कि जब सरकारें जुटी हुई हैं और जिनसे लोगों को लाभ पहुंच रहा है ज़मीनी स्तर पर, तो उन योजनाओं का सुचारू रखा जाना आवश्यक है। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।